Hello students, welcome to my class. Today I am going to take class 12th geography, that the book name is Fundamental of Human Geography, chapter 1, Human Geography, Nature and Scope. So let's start the chapter 1 from class 12th. तो आप देखेंगे कि मैं आपको स्लाइड्स में नोट भी दे रही हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ. तो आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो या तो आप वीडियो में पॉज करके लिख लें या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट आउट ले लें. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. टिल नाउ वी हैड स्टडीड अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी इन क्लास 11, दैट इज अबाउट रेन, सॉइल, क्लाइमेट एटसेट्रा. तो अभी तक हमने क्लास 11 की जो ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ी है. ज्योग्राफी टू टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी. तो क्लास 11 की जो ज्योग्राफी आपने पढ़ी थी वो थी फिजिकल ज्योग्राफी और इस साल जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, आप वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और आप तरह तरह की रिवर्स के बारे में पढ़ते हो, लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ते हो. यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो फिजिकल ज्योग्राफी में. तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में ये स्टडी करनी है. और जो ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में. ह्यूमन बींग्स की यानी कि आपको इसमें आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट सेटलमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा के बारे में आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ोगे. तो इस साल जो आपकी ज्योग्राफी है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट से डील करती है. तो आगे बढ़ते हैं. There is a relationship between physical and human geography, as Earth consists of two major components: nature, that is physical environment, and life, that is human beings. तो जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस दोनों को आप सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से पड़ता है. तो इन दोनों ही को आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है, जिसकी स्टडी करा जाता है ज्योग्राफी में, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है नेचर, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा. और एक होता है उस अर्थ में रहने वाला लाइफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है इस अर्थ में रहने वाला, वो है ह्यूमन बींग्स. तो अर्थ के दो कंपोनेंट है. तो अर्थ को अगर आपको समझना है तो अर्थ का फिजिकल एनवायरनमेंट भी समझना पड़ेगा और अर्थ में रहने वाले लाइफ यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. तो आप फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते. आपको अगर पढ़ना है तो दोनों के क्लोज रिलेशनशिप को अच्छे से एनालाइज करना, दोनों के इंटर रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड बोथ हैव ए क्लोज रिलेशनशिप, दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन सेटलमेंट आपको करनी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, अगर आप ह्यूमन सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, कोई आप हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो आप हाउस कंस्ट्रक्ट करने से पहले उस प्लेस का क्लाइमेट, वाटर अवेलेबल, लैंड फॉर्म एटसेट्रा देखोगे और उसके बाद हाउस कंस्ट्रक्शन करोगे, है ना. तो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई हाउस बना रहे हो तो आपको उसका क्लाइमेट क्यों देखना पड़ेगा. मान लो आप माउंटेन रीजन में अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आप उसका रूप स्लैंटिंग रखोगे. स्लैंटिंग रूप इसलिए रखोगे ताकि अगर वहां पे हेवी रेन एंड आइस फॉल होता है तो वो स्लैंटिंग रूप के थ्रू सीधे नीचे चले जाए. अगर आप फ्लडेड एरिया में आप हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा स्टिल्ट हाउस बनाओगे, थोड़े से लैंड ग्राउंड से थोड़ा सा ऊंचा बनाओगे हाउस, ताकि अगर फ्लड आए तो आपके हाउस में वाटर एंटर ना करे. तो जब आप ह्यूमन सेटलमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहां की क्लाइमेट देखोगे, आप देखोगे कि वहां पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है. अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप डेफिनेटली वहां प्रेफर नहीं करोगे हाउस कंस्ट्रक्ट करना. आप वहां का लैंड फॉर्म भी देखोगे, क्योंकि आप मोस्टली प्रेफर करोगे कि आप प्लेन एंड प्लेटू में हाउस कंस्ट्रक्शन करो इंस्टेड ऑफ हिली और माउंटेनियस रीजन में. तो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करता है ह्यूमन अपने डिसीजंस लेने के लिए. इसीलिए फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे कि अगर इंसान को एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करना है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है, एंड फॉर एग्रीकल्चर वी सी द सॉइल, क्लाइमेट, रेन एटसेट्रा. तो हमें
अपना अगर एग्रीकल्चर करना है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का सॉइल कैसा है, कि इस सॉइल में किस तरह के क्रॉप हो सकते हैं, यहाँ का क्लाइमेट किस तरह की क्रॉप को सपोर्ट करता है, रेनफॉल कितनी है इस जगह पे, ताकि हम उस तरह के क्रॉप को यहाँ पे ग्रो कर सके जो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हमको सपोर्ट करेंगे, उसी तरह के क्रॉप को हम ग्रो करेंगे। तो कोई भी ह्यूमन डिसीजन लेने से पहले, ऑक्यूपेशन करने से पहले या सेटलमेंट बनाने से पहले, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी टोटली फिजिकल ज्योग्राफी में डिपेंड करती है। क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फाइनली ह्यूमन ज्योग्राफी का आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया उसके साथ साथ अगर आप कुछ डेफिनेशन कोड कर देंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अगर आप उस डेफिनेशन को कोड कर देंगे तो आपके आंसर्स के वैल्यू बढ़ जाएंगे। तो देखिए आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है उसमें से पहला जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये रैडजेल ने कहा है। तो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सिंथेटिक रिलेशनशिप पढ़ता है। रिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमन सोसाइटी के बीच में और अर्थ सरफेस के बीच में। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो सिंथेटिक रिलेशनशिप है, उसी की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी करता है। तो ये सिंथेटिक रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देता है। सेकेंड डेफिनेशन आप देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि ये कहता है, ये आपको एलन सी सैम्पल ने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ना केवल रिलेशनशिप को स्टडी करता है, वो चेंजिंग रिलेशनशिप को स्टडी करता है। चेंजिंग मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में पढ़ लिया ह्यूमन एंड नेचर का रिलेशनशिप तो बस वही रिलेशनशिप आप आज प्रेजेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं, ये रिलेशनशिप क्या होता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि मैन भी अनरेस्टिंग है, वो आराम नहीं करता, कुछ ना कुछ करता रहता है। और अर्थ भी अनस्टेबल है। जिस तरह की अर्थ पास्ट में थी, प्रेजेंट में उस तरह के लैंड फॉर्म में काफी चेंजेस आए हैं। तो लैंड भी बदल रहा है और ह्यूमन का बिहेवियर भी बदल रहा है। और अगर लैंड भी बदल रहा है और ह्यूमन भी बदल रहा है तो उनका रिलेशनशिप भी बदल रहा है। और उसी चेंजिंग रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। ऐसा कहना है एलन सी सैम्पल का। ये डायनामिज्म को इंपॉर्टेंस देते हैं। डायनामिज्म को मतलब चेंजिंग रिलेशनशिप को, चेंज होने वाले रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वैसे आपकी बुक में थर्ड डेफिनेशन दिया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी का। आप देखिएगा थर्ड डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ the physical law governing our earth and the relationship between the living beings which inhabit it। यानी कि जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जो नए नए नॉलेज आए हैं, किस चीज से? फिजिकल लॉ के बारे में जान करके, उन फिजिकल लॉ के बारे में जान करके जो अर्थ को चलाते हैं, जो अर्थ को गवर्न करते हैं, उन लॉ को जब हमने समझा तो, और उसके रीजंस को समझा, और उसके साथ साथ हमने रिलेशनशिप समझा ह्यूमन बींग्स जो उस अर्थ में रहते हैं, यानी अर्थ के लॉ को समझा जो अर्थ को चलाते हैं, और साथ में उस अर्थ में रहने वाले ह्यूमन बींग्स को पढ़ना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ये क्या कहते हैं? ये बेसिकली न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स बता रहे हैं आपको। तो ये तीनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों डेफिनेशन को समझिए। ये तीनों डेफिनेशन एट द एंड यही कह रहे हैं कि आपका जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रिलेशनशिप पढ़ रहा है ह्यूमन बींग्स के भी क्या अर्थ सरफेस से या उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपने देखा कि जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रिलेशनशिप पढ़ता है नेचर का ह्यूमन बींग्स के साथ। तो नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप था वो अब हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए देखिए मैंने आपको दो कॉलम बना रखे हैं जो कि डिफरेंस बता रहा है कि अर्लियर टाइम में रिलेशनशिप कैसा था और प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप कैसा था। तो अर्लियर टाइम का रिलेशनशिप आप देखेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब क्या है कि नेचर ने
ह्यूमन को अपने कब्जे में कर लिया है। क्यों? ये अर्लियर टाइम की बात है। तब क्या था? नेचर पावरफुल था। हियर द नेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल एंड ह्यूमन हैज अडॉप्टेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो इस समय क्या था? जब अर्लियर सोसाइटी थी, नेचर बहुत पावरफुल थी और नेचर का कब्जा था ह्यूमन के ऊपर में, और नेचर जैसे चाहती थी वैसे ह्यूमन को रख रही थी। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उस समय नेचर बहुत पावरफुल थी और ह्यूमन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखी थी और ह्यूमन अपने आप को अडॉप्ट कर रहा था नेचर के हिसाब से, इसीलिए उस स्टेज को कहा जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और आप प्रेजेंट साइड में देखोगे तो प्रेजेंट साइड में कौन सा स्टेज चल रहा है? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। आज नेचर ह्यूमन को कंट्रोल नहीं कर रही है, आज ह्यूमन नेचर को ह्यूमनाइज कर रहा है, नेचर को ह्यूमन अपने हिसाब से बदल रहा है। नाउ ह्यूमन वांट नेचर टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन एक्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विश। आज ह्यूमन क्या चाहता है? कि नेचर उसके हिसाब से काम करे और उसके हिसाब से चले। क्यों? देखिए आज क्या है, ह्यूमन नेचर की हर बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब जब समर सीजन आता है तो ह्यूमन ने इन्वेंट कर लिया है एसी एंड फैन, तो वो मजबूर नहीं है कि वो नेचर द्वारा दी गई गर्मी को बर्दाश्त करे। उसने क्या किया? अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्या किया है? नेचर को कंट्रोल करना सीख लिया है कि अगर गर्मी का सीजन है तो भी अपने आप को ठंडा कैसे रखा जाए। तो क्या कर रहा है? नेचर को क्या कर रहा है? ह्यूमन ह्यूमनाइज कर रहा है, अपने हिसाब से बदल रहा है। तो ये था इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस। लेट्स सी द अनदर डिफरेंस। तो अनदर डिफरेंस क्या था? अर्लियर समय में क्या थी? प्राइमिटिव सोसाइटी थी। प्राइमिटिव यानी ओल्ड सोसाइटी, पुरानी सोसाइटी थी। प्रेजेंट टाइम में कैसी सोसाइटी है? मॉडर्न सोसाइटी है, नया सोसाइटी है, नए नए तरीके हैं। और पहले समय में क्या था? लो टेक्निकल डेवलपमेंट थी और प्रेजेंट टाइम में क्या है? मोर टेक्निकल डेवलपमेंट है, यानी कि आज हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अर्लियर क्या था? अर्लियर ह्यूमन यूज टू लिसन टू द नेचर। ह्यूमन क्या करता था? नेचर को सुनता था और उससे स्केर्ड था, यानी डरता था, स्केर्ड ऑफ नेचर, उससे डरता था, उसकी बातों को सुनता था। बट एट प्रेजेंट टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुका है, और टेक्निकल डेवलपमेंट लीड्स टू द कल्चरल डेवलपमेंट, और टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण कल्चरल डेवलपमेंट भी हो चुका है। और आज ह्यूमन नेचर से नहीं डरता। टुडे ह्यूमन इज नॉट स्केर्ड ऑफ नेचर। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, अर्लियर दे वर स्केर्ड ऑफ नेचर सो दे यूज टू वर्शिप नेचर। अर्लियर क्या था? क्योंकि ह्यूमन नेचर से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए डर करके ह्यूमन नेचर का वर्शिप किया करता था। आप देखोगे कि पुराने समय में बहुत ज्यादा ये जो रिवर वर्शिप, ट्री वर्शिप और ये माउंटेन्स को वर्शिप करना, ये सब क्या था? ये ह्यूमन नेचर को अपने बहुत ऊपर समझता था और उससे डरता था, और इसलिए उसकी वर्शिप करना उसने स्टार्ट कर दिया था। पर क्या आज भी ह्यूमन नेचर से डरता है? नहीं। आज कैसा है? क्या कर दिया है ह्यूमन ने अंडरस्टैंड कर लिया, ह्यूमन ने समझ लिया है नेचुरल लॉ को, कि कौन सी लॉ है जो नेचर्स को चला रही है और कैसे उसने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। उस लॉ को समझ करके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जब आप नेचुरल लॉ को समझ जाओगे कि इस कारण से ये होता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, जब आप ये रीजन समझ जाओगे तो उस रीजन को समझ करके आप नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। तो ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया? ह्यूमन ने वर्शिप छोड़ करके नेचुरल लॉ को समझना शुरू किया और अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू किया। जैसे उसने फ्रिक्शनल लॉ को समझा। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं नेचुरल लॉ के, मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं आपको समझने के लिए। एक है फ्रिक्शनल लॉ को उसने समझा। फ्रिक्शनल लॉ क्या होता है? व्हेन यू रब टू थिंग्स, जब आप दो चीजों को रब करते हो तो क्या पैदा होता है? एनर्जी पैदा होता है, और उस एनर्जी को आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी वर्क के लिए। तो जब उसने ये लॉ को समझा, इस फ्रिक्शनल लॉ को समझा, तो उसने क्या किया? फायर का इन्वेंशन किया। उसने 2 स्टोन को रब किया और फायर इन्वेंट किया। उसने डीएनए को स्टडी किया। ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब उसने डीएनए को स्टडी किया ना, तो उसने
अपने बहुत सारे डिसीजेस के रीजन समझ लिए और बहुत सारे डिसीजेस को कंट्रोल कर लिया और हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव कर दी। अब नेचर कोई भी बीमारी फैला करके, जैसे पहले बहुत ज़्यादा डेथ रेट था, वो डेथ रेट क्या कर दिया है ह्यूमन ने, डीएनए को समझ करके डिसीजेस को कंट्रोल करके नेचर द्वारा दिए गए डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। थर्ड आपको एग्जाम्पल दिया है, द ह्यूमन ऑल्सो अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एरोडायनामिक लॉ को समझा है, मतलब कि अगर कोई चीज हवा में उड़ सकती है तो क्यों उड़ सकती है, इस लॉ को समझ करके उसने फास्टर प्लेन, एरोप्लेन जैसे इन्वेंशन भी कर डाले हैं। तो पहले क्या था, पहले ह्यूमन नेचर से डर रहा था, उसकी वर्शिप कर रहा था। आज ह्यूमन नेचुरल लॉ को समझ रहा है और नेचुरल लॉ को समझ करके नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे, अर्लियर टाइम में दे यूज टू कॉल नेचर एज ए मदर नेचर, एज नेचर ओनली गेव देम ऑल द रिसोर्सेज। तो उस समय वो नेचर को अपनी माँ समझता था, और माँ समझने का रीजन क्या था, क्योंकि माँ सब कुछ देती है। तो ह्यूमन को अपनी हर चीजें कहाँ से मिल रही थी, नेचर से मिल रही थी। तो वो नेचर को माँ समझता था और माँ जैसा ही रिस्पेक्ट देता था। मगर आज एट प्रेजेंट दे बिलीव दैट ह्यूमन कैन कंट्रोल द नेचर अकॉर्डिंग टू इट्स विश। पर आज वो उसको माँ नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं अब ह्यूमन नेचर से ऊपर हो गया और ह्यूमन नेचर को जैसे भी चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, उसमें जो पहला स्टेज था, जो अर्लियर सोसाइटी का स्टेज था, उसको कहा जाता है स्टेज ऑफ नेसेसिटी। स्टेज ऑफ नेसेसिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम नेचर से वही चीजें लेते थे। वी यूज्ड टू टेक ओनली दोज थिंग्स वर टेकन फ्रॉम द नेचर विच वर नेसेसरी फॉर लिविंग। उसी चीजों को हम लेते थे जो हमारे जीवन के लिए नेसेसरी थे। मगर एट प्रेजेंट इट इज द स्टेट ऑफ फ्रीडम। आज स्टेट ऑफ फ्रीडम चल रहा है, और अब मैन स्टार्ट बिलीविंग दैट ही कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम नेचर एंड ही कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम नेचर। यानी कि वो नेचर का कुछ भी ले सकता है और कुछ भी कर सकता है। आज स्टेज ऑफ नेसेसिटी नहीं है, स्टेज ऑफ फ्रीडम है। अब हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें नहीं ले रहे हैं नेचर से, हम एकदम फ्री और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी फ्री हो करके नेचर से लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अर्लियर क्या था, हियर द नेचर डिसाइड एवरीथिंग, ह्यूमन बिहेवियर, इट्स एक्टिविटी, हाउ इट विल लिव एटसेट्रा। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड नेचुरल डिटर्मिनिज्म। तो अर्लियर सोसाइटी कैसी थी, नेचुरल डिटर्मिनिज्म की सोसाइटी थी। तो नेचुरल डिटर्मिनेशन की सोसाइटी कैसी होती है, उस समय नेचर, इसको नेचुरल डिटर्मिनिज्म क्यों कहा गया है, क्योंकि नेचर डिटरमाइन करती थी, नेचर डिसाइड करती थी, डिटरमाइन करती थी कि ह्यूमन को कैसे रहना है, ह्यूमन को कैसे बिहेव करना है, ह्यूमन की एक्टिविटी क्या होगी, ह्यूमन कैसे लीव करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर चीज, ह्यूमन बींग्स का हर एस्पेक्ट को कौन डिटरमाइन करता था, नेचर डिसाइड करता था। इसीलिए जो अर्लियर स्टेज था उसको कहा जाता था नेचुरल डिटरमिनिज्म। और जो प्रेजेंट स्टेज है उसको क्या कहा जाता है, हियर द नेचर डज नॉट डिसाइड एवरीथिंग, दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब है हर चीज पॉसिबल है, यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ ह्यूमन इज थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड ही कैन मेक इट्स लाइफ कंफर्टेबल एंड मीट इट्स नीड। मतलब कि वो अपने नेचर को किसी भी तरह से यूज कर सकता है अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो दिस स्टेज इज नॉट द स्टेज ऑफ नेचुरल डिटर्मिनिज्म, इट इज द स्टेज ऑफ पॉसिबिलिज्म, यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ द ह्यूमन इज बिलीविंग दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एनीथिंग ही कैन डू इट फ्रॉम नेचर। तो अब आप देख रहे हो कि कंपेयर करते हो, जबकि पुराने समय में नेचर के साथ हम कैसे रहते थे और आज के समय में हम नेचर के साथ कैसे रहते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा स्टेज बेहतर था, क्या फर्स्ट स्टेज बेहतर था जब हम पूरी तरह से नेचर के कंट्रोल में थे, या सेकंड स्टेज बेहतर है जब हम पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस चीज का आंसर चलिए हम लेते हैं।
बोथ द सिचुएशन हमने देखा, इट इज एन एक्सट्रीम स्टेज. As in the primary stage, human were completely dependent on nature. तो प्राइमरी स्टेज में ह्यूमन completely डिपेंड करता था नेचर पे. और मॉडर्न टाइम में क्या है, मॉडर्न टाइम में आप देखोगे कि he is even ready to destroy the nature to meet its end. तो आप देखोगे कि पहले के स्टेज में वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था और आज के स्टेज में वो इतना खुल गया है कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है ताकि उसकी नीड फुलफिल हो सके. सो वी कैन नॉट स्टैंड एक्चुअली इन बोथ द स्टेजेस. तो दोनों ही स्टेजेस एक एक्सट्रीम स्टेज है. एक में आप कंप्लीट डिपेंडेंट हो और दूसरे में आप नेचर को इतना यूज कर रहे हो कि आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जा रहे हो. तो दोनों ही स्टेज एक्सट्रीम है और आप इन दोनों ही स्टेज में से किसी भी स्टेज को चूज नहीं कर सकते. तो अब आप क्या करोगे, सो वी नीड टू फाइंड ए मिडवे बिटवीन दिस टू स्टेजेस. तो अब हमें क्या करना है, हमें एक मिडवे फाइंड करना है, एक बीच का रास्ता फाइंड करना है इन दो स्टेजेस के बीच में. तो वी एक्चुअली नीड ए स्टेज, हमें एक ऐसा स्टेज लाना है जहां पे नेचुरल लॉ कैन बी ओबेड अलोंग विद द टेक्निकल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम द नेचर रिमेन कंजर्व्ड. तो हमें क्या करना है, हमें एक रास्ता खोजना है जिससे नेचुरल लॉ को हम ओबे कर सके, टेक्निकल डेवलपमेंट भी कर सके और नेचर को कंजर्व भी कर सके. तो इसी मिडवे को खोजने के लिए एक स्कॉलर आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर. तो एक स्कॉलर ग्रिफिथ टेलर आए और ही केम विद द मिडिल पाथ बिटवीन द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. तो ये इन दोनों के बीच के मिड पार्ट को लेकर के आए जिसमें आपको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या था, अर्ली स्टेज था, पॉसिबिलिज्म क्या है, मॉडर्न स्टेज है. तो इन दोनों के बीच में मिडिल पाथ लेकर के कौन आया, एक नए स्कॉलर ग्रिफिथ टेलर आए एंड उन्होंने एक मिडिल पाथ दिखाया और उस पाथ का नाम था दैट इज कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. तो उन्होंने एक नया पाथ दिखाया जिसको कहा जाता है नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. तो ये क्या है नियो डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये हम देखते हैं अगले स्लाइड में. तो आप देखो ये स्लाइड दिखा रहा है आपको, ये नेचुरल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच का पाथ है नियो डिटर्मिनिज्म. इन दोनों के बीच में आता है, ये इन दोनों के बीच का रास्ता आपको दिखाता है. हियर द जियोग्राफर आस्क दैट वी हैव टू वर्क लाइक ए ट्रैफिक लाइट रूल. तो इसमें जियोग्राफर ने क्या कहा, ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें वैसे ही एक्ट करना है जैसे कि ट्रैफिक लाइट के रूल एक्ट करते हैं. जब रेड लाइट जले तो हमें स्टॉप हो जाना है, जब एम्बर लाइट जले तो हमें रेडी हो जाना है, ग्रीन लाइट जले तो हमें गो करना है. ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रैफिक रूल है. तो जैसे ट्रैफिक रूल ट्रैफिक रोड में काम करती है उसी तरह से इसी रूल को हमें अप्लाई करना है नेचर के लिए. ये लेकर के आए, इसीलिए कहा जाता है इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. ये रूल लेकर आए टेलर ग्रिफिथ. तो इस रूल के हिसाब से वो क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी. तो एज इफ द ट्रैफिक लाइट रूल्स आर नॉट ओबे देन एक्सीडेंट कैन अकर. अगर आप ट्रैफिक लाइट के रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होगा. सो इन द सेम वे इफ द नेचुरल लॉ आर नॉट ओबे, जब आप नेचर के लॉ को ओबे नहीं करोगे तो क्या होगा, इट विल लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ नेचर. तो नेचर आपकी डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो ही सेड दैट देयर इज नथिंग फ्री रन. यहाँ पे कोई भी फ्री रन नहीं है, आप फ्री में किसी भी तरीके से नेचर को बार बार यूज करके छोड़ नहीं सकते. और अगर आप ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये जो फ्री रन कर रही हैं, बिना मतलब सोचे समझे नेचर को यूज कर रही हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट इट विल लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब आप ग्रीन हाउस देखते हो एक ग्लास हाउस बना रहता है टेम्परेट रीजन में जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ग्लास का हाउस बनाया जाता है जिससे वो हाउस जो ग्रीन हाउस है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके और सोलर एनर्जी उन प्लांट्स को जो ग्रीन हाउस के अंदर में ग्रो कर रहे हैं उनको दे सके और उनको ग्रो होने में हेल्प कर सके. तो वो क्या होता है, ग्रीन हाउस बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है. पर आज हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस
इंट्रोड्यूस कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है व्हीकल्स के थ्रू एंड इंडस्ट्रीज के थ्रू एंड अदर थिंग्स के थ्रू, तो उसके कारण क्या हुआ है, पूरा का पूरा अर्थ ही आपका ग्रीन हाउस बन गया है। पूरा के पूरा अर्थ ही बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने लगा है और धरती को गर्म करने लगा है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर आप फ्री रन की तरह मतलब बिना सोचे समझे नेचर को यूज करोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, यानी कि ओजोन लेयर में होल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओजोन लेयर हटने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी कि आपकी ग्लोब गर्म होने लग जाएगी, ग्लेशियर रिसेडिंग होगा, यानी कि ग्लेशियर पिघलने लग जाएगी, और लैंड आपका डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी कम होने लग जाएगी। इस तरह के कई प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने नेचुरल लॉ को ओबे नहीं किया। तो जैसे आप ट्रैफिक में रोड पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही आपको नेचर में नेचुरल लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं वो, सो व्हेन द नेचर इज डिग्रेडिंग, तो जब आप देख रहे हो कि नेचर डिग्रेड हो रहा है तो क्या करना है आपको, यू हैव टू स्टॉप, वी हैव टू स्टॉप हियर एंड वी कैन कॉन्कर द नेचर ओनली बाय ओबेइंग द नेचुरल लॉ। तो अगर नेचुरल लॉ को आप ओबे नहीं करोगे तो नेचर को कभी जीत नहीं सकते। अदरवाइज अगर आपने इसको ओबे नहीं किया तो आपको फेस करना होगा, क्या फेस करना होगा, नेचुरल कैलामिटीज, जैसा कि हुआ था उत्तराखंड में। इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटीज आई थी उत्तराखंड में। ये सब किसकी वजह से आता है, ये सब आता है जब आप नेचुरल लॉ को ओबे नहीं करते और नेचर के साथ खेलते हैं, तो फिर आपको नेचुरल कैलामिटीज इन वन और द अदर फॉर्म यू हैव टू फेस। सो वी हैव टू यूज द नेचर टू ए लिमिट। तो हमें क्या करना है, नेचर को एक लिमिट तक ही यूज करना है एंड उसके हमको कोशिश करनी है, वी हैव टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग बैलेंस, हमें बैलेंस लानी है अपने यूज में। और नेचर इतने मतलब बैलेंस लानी है कि हमें नेचर डिस्ट्रक्शन ना हो जाए हमारे यूज के कारण नेचर का। इस बात का हमें एक ख्याल रखना है जब भी हम नेचर को यूज करें। लेट्स सी द अनदर स्लाइड। सो ही आस्क, तो उसने जो ग्रिफिन टेलर है जिन्होंने ये थ्योरी दिया है आपका स्टॉप एंड गो थ्योरी, तो उन्होंने कहा इफ द नेचर इज डिग्रेडिंग तो यू हैव टू स्टॉप। जैसे कि आप समझ जाओ कि अगर ये नेचर डिग्रेड हो रहा है, यानी कि जैसे ट्रैफिक रूल में रेड लाइट जल जाती है वैसे ही नेचर की रेड लाइट जल गई है और आपको स्टॉप होना है। तो जब आप देख रहे हो कि नेचर डिग्रेड हो रहा है तो यू हैव टू स्टॉप एंड व्हेन द नेचर रिप्लेनिश इटसेल्फ देन वी हैव टू बिकम रेडी। तो हमें रेडी कब होना है, जब हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है अब नेचर अपने आप को रिप्लेनिश करने लगी है, अपने आप को रिकवर करने लगी है। अगर नेचर का कुछ नुकसान होता है, कुछ उसमें उसकी एक्सप्लॉयटेशन ओवर हो जाती है, तो नेचर को टाइम देना पड़ता है और वो जब टाइम लेती है तो टाइम के साथ साथ वो अपने आप को नेचुरली इम्प्रूव कर लेती है। तो वो टाइम आपको नेचर को देना पड़ेगा। अगर आपने जैसे कि आपने रिवर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया तो आप कुछ टाइम दोगे तो रिवर खुद ब खुद नेचुरल वे में अपनी पोल्यूशन को क्लीन करने की भी कुछ कैपेसिटी रखती है। तो यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू गिव सम टाइम, और जब वो टाइम आप देते हो तो वो अपने आप को रिकवर करने लगती है। और जब आप देखते हो कि नेचर अपने आप को रिप्लेनिश और रिकवर कर रही है तब आप रेडी हो जाओ। एंड व्हेन द नेचर इज रेडी, जब नेचर पूरी तरह से रिकवर होकर के रेडी हो जाए, देन वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग नेचर फॉर आवर नीड। तब आपको समझ लो जब नेचर रिप्लेनिश हो जाए तो समझ लो कि उसकी ग्रीन लाइट जल गई है और अब आप उसको यूज कर सकते हो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो जैसे आप ट्रैफिक में रूल्स को फॉलो करते हो, रेड लाइट में स्टॉप होना, एम्बर लाइट में आपको रेडी होना और ग्रीन लाइट में आपको अगेन स्टार्ट हो जाना है, तो उसी तरह से नेचर भी जब डिग्रेड हो रही है तो आप स्टॉप हो जाओ, जब वो रिप्लेनिश हो रही है तो आप रेडी रहो, और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए तो उसको रीयूज करना स्टार्ट कर दो। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड गो एक्ट। अब हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ लाइफ, यानी कि हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी ग्रो एज ए सब्जेक्ट, मतलब कि किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ साथ एज ए सब्जेक्ट ग्रो करी है, वो हमें देखना है। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट आया है वो ऐसा एक ही मतलब अलग अलग पीरियड में उसके अलग अलग अप्रोच अपनाए गए हैं। तो उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ टाइम के साथ साथ, उसको अभी हम स्टेजेस में स्टडी करेंगे। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 कब की मानी जाती है, ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड। ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड को स्टेज 1 कहा जाता है।
जब कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड होता है जो इंपीरियलिस्टिक कंट्री की जो रूल थी, जैसे कि ब्रिटिश, फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे, ये एशियन कंट्रीज के ऊपर, अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहे थे, जैसे हमारी कंट्री के ऊपर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो ये कॉलोनियल पावर जो हम पर रूल कर रही थी, जब वो रूल करने का जो स्टार्टिंग एज था, उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी का कैसा डेवलपमेंट हो रहा था वो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज में। तो उस समय क्या था, उस समय नए नए लैंड्स को डिस्कवर किया जा रहा था। डच एंड दूसरे यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहे थे, नए नए लैंड को डिस्कवर कर रहे थे, ताकि उस नए लैंड का रिसोर्स यूज करके उसको अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उस नए लैंड के रिसोर्स को यूज किया जाए। इसलिए वो नए नए लैंड खोज रहे थे उस समय। और उस समय जो किस तरह से अर्थ को पढ़ा जाता था, उस समय अर्थ को एज ए होल पढ़ा जाता था। एज ए होल मतलब कि आप पूरे के पूरे अर्थ को एक साथ पढ़ाई करो कि किस तरह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है। तो अगर जब आप इस तरह से पढ़ते हो, अर्थ को एज ए होल पढ़ते हो, आपको पता है कि अर्थ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें आपको पता है कि यहाँ जो अफ्रीका का टेम्परेचर है और जो अमेरिका का टेम्परेचर है, आप अगर अर्थ का एक मिडिल टेम्परेचर निकाल लोगे तो ना तो वो अफ्रीका को मैच करेगा और ना ही वो अमेरिका को मैच करेगा। तो ये क्या हो जाता है, आप एज ए होल अर्थ को जब आप पढ़ने लगते हो, इतनी सारी डाइवर्सिटी है अर्थ में, तो आप एज ए होल जब पढ़ते हो तो अर्थ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर जब अर्ली कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो इसी तरीके से अर्थ को पढ़ा जा रहा था, अर्थ को एज ए होल पढ़ा जा रहा था, और जिसके कारण ज्योग्राफी की स्टडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो इसके बाद स्टेज 2 आता है। तो स्टेज 2, ये टोटल इसमें 6 स्टेजेस है। आपको 6 स्टेजेस में आप पढ़ोगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कैसे आगे किस तरह से चेंज हुई और किस तरह से डेवलप हुई। तो स्टेज 1 में क्या कर रहे थे, हम अर्थ को एज ए होल पढ़ रहे थे, और एज ए होल पढ़ रहे थे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अर्थ में, तो इसीलिए एज ए होल जब हम अर्थ को पढ़ रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ रहा था। तो फिर हम स्टेज 2 में देखते हैं क्या हुआ अर्थ में जब ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रोग्रेस कैसा हुआ, वो हम देख रहे हैं स्टेज 2 में। तो ये कौन सा पीरियड है, ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है। तब ये कॉलोनियल पावर का बिल्कुल आखिरी का समय चल रहा था। तो जब ये कॉलोनियल पावर अब बस खत्म होने वाली थी, उस समय के पीरियड में क्या होता है, उस समय जो साइंटिस्ट और ज्योग्राफर होते हैं उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अर्थ को एज ए होल पढ़ ले, कि पूरे अर्थ को पढ़ ले और डिसाइड कर ले कि अर्थ में इस तरह की वेजिटेशन होती है, या अर्थ में इस तरह का टेम्परेचर होता है, इस तरह का रेनफॉल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। So, for the easy study, they divided the earth into different region। तो उन्होंने क्या किया, इजी से ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्थ को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया। अब वो रीजन डिसाइड करने का तरीका अलग अलग था, अलग अलग मेथड से उसे डिवाइड किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लाइमेट के बेसिस में अर्थ को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप क्लाइमेट के बेसिस में कैसे डिवाइड करोगे अर्थ को, जैसे इक्वेटोरियल जोन, पोलर जोन, टेम्परेट जोन एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड भी आप अर्थ को डिवाइड कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कैसे डिवाइड करोगे, जैसे कि आपने पढ़ लिया एक एशिया को का लैंड का टुकड़ा एक साइड ले लिया और एशिया की कंट्रीज को पढ़ लिया, अफ्रीका का लैंड का टुकड़ा एक साइड ले लिया और अफ्रीका की कंट्रीज को पढ़ लिया, या अंटार्कटिका या अमेरिका की कंट्री को या किसी ऑस्ट्रेलिया को अलग से एक एक लैंड को आप लो और उस लैंड के टुकड़े को पढ़ो, ना कि पूरे लैंड को, पूरे अर्थ को एक साथ पढ़ो। तो उन्होंने अर्थ को डिवाइड किया डिफरेंट रीजन में, और वो डिवाइड करने का रीजन के अलग अलग मेथड उन्होंने यूज किए। कभी उन्होंने क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड किया, कभी उन्होंने लैंड के बेसिस पे डिवाइड किया, और डिफरेंट मेथड्स में डिवाइड कर करके रीजन बना के अर्थ को स्टडी किया। तो स्टेज 1 में उन्होंने अर्थ को एज ए होल पढ़ा, और स्टेज 2 में उन्होंने क्या किया, अर्थ को डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया और रीजनल एनालिसिस किया। उन्होंने रीजन का एनालाइज किया। नाउ अब स्टेज 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेज 3 में क्या हुआ, अब ये तो डिसाइड हो गया कि आप अर्थ को रीजन में डिवाइड करके पढ़ोगे, मगर अब ये क्वेश्चन आया कि क्या अप्रोच यूज किया जाए, किस अप्रोच से, किस तरीके से रीजन को स्टडी किया जाए। तो इसका आंसर स्टेज 3 में आप देखोगे कि एरियल डिफरेंशियल वाला अप्रोच पॉपुलर हो गया। उस समय जो 1930s का समय चल रहा था, उस समय एरियल डिफरेंशियल अप्रोच आ गया। तो एरियल डिफरेंशियल अप्रोच क्या कहता है
Here it says that now we have to study the uniqueness of the reason. आपको क्या पढ़ना है? यूनिकनेस ऑफ दैट रीजन. किसी भी रीजन का यूनिकनेस पढ़ना है कि ये किस तरीके से यूनिक है, क्यों ये रीजन अलग है दूसरे रीजन से. क्यों? इस तरह से पढ़ने से क्या होगा? क्योंकि इफ वी नो द यूनिकनेस ऑफ ए रीजन, अगर हम किसी रीजन का यूनिक बातें जो उसको अलग बनाती है दूसरे रीजन से, वो पढ़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगी दूसरे रीजन से. तो when you will study the uniqueness of reason, then we can differentiate it from the other reason automatically. तो जब आप किसी भी रीजन का यूनिक क्वालिटी पढ़ लोगे, जो उस रीजन को दूसरे रीजन से अलग बनाती है ये जान लोगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे रीजन से अलग हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी. इसीलिए इसको कहा जाता है एरियल डिफरेंशियल. ये एरिया की स्टडी करके उसको दूसरे एरिया से डिफरेंट बना देता है. फिर स्टेज 4 का समय आता है. स्टेज 4 किस पीरियड में है? स्टेज 4 आपका 1950 से 1960 के बीच में है. और इस समय जो अप्रोच पॉपुलर था वो था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच. तो इस समय स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच चल रहा था. इस समय क्या था? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था. क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आकर इसने क्या कहा? इसने कहा कि टिल नाउ आपने क्या किया है? आपने स्टडी किया है ज्योग्राफी को लिटरेचर सब्जेक्ट की तरह. टिल नाउ यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट. आपने ज्योग्राफी को लिटरेचर सब्जेक्ट जैसा बना दिया है. इसमें ना तो कोई रूल्स है ना तो कोई प्रोसीजर है. यू आर स्टडिंग इट एज लाइक ए लिटरेचर सब्जेक्ट विदाउट एनी रूल्स एंड प्रोसीजर. बट नाउ और अब आपको क्या करना है? वी हैव टू हैव सम एम्पेरिकल रूल्स, थ्योरी एंड मॉडल. तो अब हमें इंट्रोड्यूस करना है ज्योग्राफी में कुछ एम्पेरिकल यानी साइंटिफिक रूल्स एंड थ्योरीज एंड मॉडल्स टू मेक ज्योग्राफी ए साइंटिफिक सब्जेक्ट. यानी कि अब ज्योग्राफी को लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं रहने देना है, अब इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना है. और अगर साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना है तो आपको इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ थ्योरी, कुछ मॉडल, कुछ प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसके जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर का मेन ऑक्यूपेशन है. आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो यहाँ पे क्यों एग्रीकल्चर हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जब आप देखोगे कि प्रिफर किया जाता है प्लेन में करना ज्यादा और हिली एंड माउंटेनियस रीजन में आप प्रिफर नहीं करोगे एग्रीकल्चर करना. इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप जानते हो कि जो प्लेन की सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ह्यूमस रिच होती है, थिक होती है. इसीलिए प्लेन में एग्रीकल्चर करना इज मच ईजियर देन टू डू द एग्रीकल्चर इन द माउंटेनियस रीजन. तो आप सिर्फ ये नहीं बोलकर नहीं चुप हो सकते हैं कि प्लेन में एग्रीकल्चर किया जाता है और माउंटेन में एग्रीकल्चर उतना नहीं किया जा सकता. आपको इसके पीछे का रीजन भी बताना है. और जब आप रीजन बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? साइंटिफिक बन जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द स्टेज 5. अब जो ये स्टेज 5 है ये 1970 के बीच में आया और इस समय 3 स्कूल्स ऑफ थॉट आए. 3 तरह की स्कूल्स आई और 3 तरह की स्कूल अपने अपने डिफरेंट थॉट लेकर आई कि किस तरह से ज्योग्राफी को स्टडी किया जाए. तो इसमें एक स्कूल थी ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर अप्रोच, दूसरी स्कूल थी बिहेवियरल एंड कल्चरल अप्रोच एंड तीसरी स्कूल थी रेडिकल अप्रोच. तो ये स्कूल क्या क्या है इनको हम बारी बारी से ABC करके पढ़ते हैं. चलिए, तो जो वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, जो ये स्टेज 5 का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है? इट आस्क्ड ज्योग्राफी टू बी यूज्ड टू डू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स विच वॉज नॉट मेंशन्ड इन क्वांटिटेटिव अप्रोच. एंड इट ऑल्सो सेज दैट मैन has a complete knowledge of its space and can use the limited resources to maximize its profit. यानी कि ये कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट का एम क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट उसका एम होना चाहिए. साइंटिफिक अप्रोच साइंटिफिक बनाने की तो बातें कर रहा है पर ह्यूमन वेलफेयर की बातें नहीं कर रहा. किसी भी सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़े, क्यों स्टडी करें? ताकि हम ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर कर सके. अगर कोई सब्जेक्ट ह्यूमन वेलफेयर नहीं कर रहा है तो उस सब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है. अगर उस सब्जेक्ट से ह्यूमन वेलफेयर हो पा रहा है तभी उस सब्जेक्ट का यूज है. इसीलिए ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाओ, उस सब्जेक्ट में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाओ. उस सब्जेक्ट से तुम उससे आइडियाज दो कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर
हो सकता है, क्योंकि इस थॉट को मानने वालों का बिलीव था कि ह्यूमन को कंप्लीट नॉलेज है अपने स्पेस का, जिस स्पेस में वो रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है उसका उसको कंप्लीट नॉलेज है, उसके रिसोर्स का उसको कंप्लीट नॉलेज है, और वो उन लिमिटेड रिसोर्स को यूज कर सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट उससे दे सकता है और अपना वेलफेयर कर सकता है। तो ज्योग्राफी का मेन एम क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी का मेन एम होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर। ये वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के स्कूल को मानने वालों का थॉट था। इसी पीरियड में जो दूसरा स्कूल चल रहा था वो था बिहेवियरल एंड कल्चरल थॉट। ये स्कूल क्या कहता है? इट सेज दैट पीपुल कल्चरल एक्सपीरियंस, हर इंसान का जो कल्चरल एक्सपीरियंस होता है, जो पुराना एक्सपीरियंस होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को, वो ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइड करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना है तो उसके पास्ट के कल्चरल एक्सपीरियंस को भी जानना है, क्योंकि अगर कोई आदमी ऐसा बिहेव आज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसका पास्ट का एक्सपीरियंस उसका रीजन हो सकता है कि वो आज के प्रेजेंट बिहेवियर के पीछे उसका पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है। इसीलिए उसके पास्ट के एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंस देने के लिए ये स्कूल फोर्स करता है, ये स्कूल उसको इंपॉर्टेंस देता है। सो पीपुल्स एक्सपीरियंस शुड बी कंसीडर टू नो इट्स बिहेवियर, यानी कि अगर ह्यूमन का बिहेवियर समझना है तो उसके कल्चरल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ये स्कूल का मानना था। अब जो थर्ड स्कूल था इस समय वो था रेडिकल अप्रोच का स्कूल। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स। ये जो स्कूल को मानने वाले लोग थे वो कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर्ड थे। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुन रखा होगा, ये फादर ऑफ सोशलिज्म थे और कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म कहता है वेयर द रिसोर्सेज आर अंडर द इंडिविजुअल ओनरशिप। कैपिटलिज्म क्या करता है? इंडिविजुअल ओनरशिप को रिसोर्स इंडिविजुअल ओनर के हाथ में डाल देता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होता है? इंडस्ट्री के ओनर्स को होता है, ना कि लेबर्स को होता है जो एक्चुअली उसमें काम कर रहे होते हैं। तो कैपिटलिज्म इंडिविजुअल ओनरशिप को इंपॉर्टेंस देता है, मगर सोशलिज्म पूरी सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है। और कार्ल मार्क्स सोशलिज्म को फेवर करते थे। उनका कहना था कि अगर ये कैपिटलिज्म जो इंडस्ट्रियल ओनर को इंपॉर्टेंस देता है, यही रीजन है, द कैपिटलिज्म इज द रीजन बिहाइंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कैपिटलिज्म के कारण हो रहा है। तो कैपिटलिज्म को हटाओ और सोशलिज्म को लाओ और तब पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये रेडिकल स्कूल को रेडिकल अप्रोच अपनाने वाले लोग कार्ल मार्क्स के इस आइडिया से काफी इंस्पायर्ड थे। तो वो कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर्ड थे, इसलिए उनका कहना था कि ज्योग्राफी यानी ह्यूमन वेलफेयर लाने के लिए या डेवलपमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए? रिसोर्स शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी ज्योग्राफी की स्टडी ऐसी होनी चाहिए, ज्योग्राफी का एम ये होना चाहिए कि किस तरह से जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस हैं अर्थ पे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सभी लोगों के बीच में। तो आपने देखा स्टेज 5 में 3 अप्रोच थे और ये तीनों अप्रोच हमने 1 बाय 1 देखा। अब हम स्टेज 6 में जाते हैं कि किस तरह से फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में और क्या चेंजेस आए। तो जो 6th स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, ये 1990s में स्टार्ट हुआ और एट प्रेजेंट भी यही स्टेज चल रहा है। ये मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी को मॉडर्नाइज कर दिया और इसमें जनरलाइजेशन एंड यूनिवर्सल थ्योरीज जो थे बने हुए थे, बहुत सारी जो थ्योरीज हैं ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चन होने लगी, उस पर क्वेश्चन किया जाने लगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्या ये सच में सही है या गलत है। इस तरह के क्वेश्चन उठने लग गए और इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। इस समय लोकल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा और ये एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी का स्टेज है जो अभी तक चल रहा है। अब हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का रिलेशनशिप दूसरे सब्जेक्ट के साथ, अपने सिस्टर सब्जेक्ट के साथ कैसा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट सिस्टर डिसिप्लिन। तो आप देखोगे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में नहीं पढ़े जाते, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़े जाते हैं। जैसे कि आपको अपने फर्स्ट एग्जाम देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो टॉपिक आते हैं, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी में है। जैसे कि आप जब ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स पढ़ते हो तो वो इकोनॉमिक में भी पढ़ा जाता है, रिसोर्स इकोनॉमिक्स के नाम पर। जब आप ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पढ़ते हो तो वो इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ा जाता है? टूरिज्म एंड ट्रेड के नाम पर। जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री पढ़ते हो, आप इंडस्ट्री के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हो, वही इंडस्ट्री के बारे में इकोनॉमिक्स
पढ़ने वाले लोग भी पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नाम पर। जब आप ज्योग्राफी आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ के नाम पर। जब आप ज्योग्राफी आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग उसको पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे। तो बहुत सारे ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट हैं जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो वो सेम कॉन्टेक्स्ट आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो। तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अपने दूसरे सिस्टर डिसिप्लिन के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये स्लाइड में आपने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के साथ बहुत क्लोज है। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं सोशल ज्योग्राफी। जब आप पढ़ते हो तो सोशल ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हो? आप कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप जेंडर के बारे में पढ़ते हो, मेल एंड फीमेल के बारे में पढ़ते हो, आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, यानी कि आप पढ़ते हो कि कोई भी लैंड फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जब आप ये सारी बातें पढ़ते हो तो आप सोशल साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कल्चरल ज्योग्राफी आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हो, जेंडर ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो सेम जेंडर ज्योग्राफी आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो। जब आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो सेम ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हिस्ट्री में भी आते हैं। तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी में आने वाले जो टॉपिक है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वो टॉपिक्स आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटर रिलेशनशिप है ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स का दूसरे सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट के साथ। कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो। जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो इलेक्टोरल ज्योग्राफी और आप मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तो जैसे आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो? इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या होती है? जैसे कि किसी रीजन को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। कब किया जाता है? इलेक्शन के समय आप रीजन को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हो। ज्योग्राफिकल एरिया को आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हो। तो ये जो डिवीजन है इलेक्शन के समय, जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, ये डिवीजन आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे। अब आप मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे, जो कि आपको मालूम है कि ज्योग्राफी का नॉलेज मिलिट्री में काम करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ये सेम टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि वो भी इस टॉपिक से डील करती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो सेम पॉपुलेशन के बारे में डेमोग्राफी भी पढ़ता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो रूरल एंड अर्बन प्लानिंग नाम के सब्जेक्ट में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। आप जब अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो सेम अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग में सेम टॉपिक्स आता है। तो आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी में पढ़ने वाले टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स के जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मैच करते हैं, और इसीलिए आप ईजिली कह सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अपने सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे चैप्टर 2 पे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।